नमस्कार। जनधारा छत्तीसगढ़ की इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज शर्मा। तो आइए शुरू करते हैं मेरे साथ छत्तीसगढ़ की 36 खबरों का सिलसिला सुपर फास्ट अंदाज में। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पेट्रोल पंप मालकिन शांति पटेल की हत्या मामले में पुलिस ने नौकरानी के बेटे और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। दोनों शॉर्टकट तरीके से अमीर बनकर अय्याशी करना चाहते थे। इसके लिए आरोपी ने मां को काम से निकाले जाने के बाद लूट की साजिश रची। घर में घुसे और 5 घंटे आंगन में छिपकर इंतजार करते रहे। सुबह होने पर महिला के हाथ पैर बांधकर धारदार हथियार से गला रेत दिया। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव से 3 लड़कों की मौत का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। इसमें ट्रक नेशनल हाईवे के बीचों बीच खड़े 4 युवकों को रौंदता हुआ चला गया। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ जबकि 3 युवकों की मौत हो गई। ये पूरा मामला सिटी कोतवाली थाने क्षेत्र का है। फिलहाल पुलिस अब ट्रक का पता लगा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार में छिड़े सत्ता संघर्ष के बीच 2 कांग्रेस नेताओं का कद बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा और राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश जारी किए। राज्य सरकार अब तक करीब 30 नेताओं को मंत्री का दर्जा दे चुकी है। और प्रदेश के दंतेवाड़ा नारायणपुर मार्ग पर करिया मेटा में हुए नक्सली हमले के बाद अब पुलिस अलर्ट हो गई है। 20 अगस्त को हुए इस हमले में आईटीबीपी के 2 जवान शहीद हुए थे। इस घटना के बाद अब नक्सल ऑपरेशन के स्पेशल डीजी अशोक जुनेजा बुधवार को नारायणपुर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान स्पेशल डीजीपी ने बस्तर के 3 जिलों के पुलिस अधिकारियों की बैठकें भी ली, जिन्हें आपसी समन्वय बनाने के निर्देश भी दिए गए। इस बैठक में बस्तर आईजी सुंदरराज पी भी मौजूद रहे। और सरकारी स्कूलों में शिक्षक नियमित पहुंचे और बच्चों की पढ़ाई ठीक तरह से चले, इस उद्देश्य से शिक्षकों को ऑनलाइन हाजिरी के लिए समग्र शिक्षा विभाग ने मोबाइल टैबलेट उपलब्ध कराए थे। लेकिन स्कूलों को मिले अधिकांश टैबलेट खराब हो चुके हैं। वहीं बीते 2 सालों से सरकारी स्कूलों के बंद होने से हाजिरी की प्रक्रिया फिर से रजिस्टर में की जा रही है। वहीं जिन शिक्षकों के द्वारा मोहल्ला या ऑनलाइन क्लास ली जाती है, उनके मोबाइल से ही ऑनलाइन हाजिरी लगाई जाती है। राज्य के अल्प वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई के लिए बांधों से की जा रही जल आपूर्ति जारी रहेगी। जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने विभागीय अधिकारियों को सिंचाई के लिए बांध व जलाशयों से यथासंभव जल आपूर्ति करने के निर्देश दिए हैं। और छत्तीसगढ़ में मानसून की दगाबाजी से 28 में से 15 जिलों की 30 से ज्यादा तहसीलों पर सूखे का साया मंडराने लगा है। पानी की कमी के चलते बियासी नहीं हो पाई है, जिससे फसल बर्बादी की कगार पर है। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस विभाग में एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर पद पर भर्ती की मांग को लेकर शहर के घड़ी चौक के पास युवाओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि 2018 में पद के लिए आवेदन किया है, अभी तक सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। इससे नाराज प्रदर्शनकारियों ने मांग करते हुए कहा कि शीघ्र ही सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 के दौरान शैक्षणिक सत्र 2020-21 में 1 मई से 15 जून तक 39 कार्य दिवस की ग्रीष्म अवकाश अवधि में खाद्यान्न सुरक्षा भत्ता के रूप में कुकिंग कॉस्ट की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर माध्यम से छात्र या पालक के बैंक खाते में अब जमा की जाएगी। छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अंतरकलह और सीएम की कुर्सी की लड़ाई अभी थमी नहीं है, अभी तो यह शुरुआत है। भूपेश के नेतृत्व में यह लड़ाई कांग्रेस में लंबी चलने वाली है और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को निर्णय करने में समय लगेगा। दिल्ली में विकास कार्य पर चर्चा की बात करने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ लौटकर जिस प्रकार 2.5 साल के फॉर्मूले पर चर्चा की, उससे उन्होंने आग में पानी फेंककर धुएं का गुबार छोड़ा है, ऐसा आरोप धर्मलाल कौशिक लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी नवीन मीटर वाचक योजना लागू की है। इसके तहत कंपनी मीटर रीडिंग के लिए पहले से चल रहे ठेकेदारी प्रथा को अब खत्म करने की तैयारी में है।
उनकी जगह पर स्थानीय बेरोजगार युवाओं से सीधे करार किया जाएगा। बेरोजगारों को एक निश्चित क्षेत्र में निम्न दाब और घरेलू उपभोक्ताओं के मीटर रीडिंग की जिम्मेदारी दी जाएगी। इस काम के लिए शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी निर्धारित की गई है। कंप्यूटर में डिप्लोमा डिग्री अथवा ITI पास युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी। यही नहीं, ठेका पद्धति में वितरण कंपनियों के लिए काम कर चुके मीटर रीडर को भी प्राथमिकता मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में 12वीं पास उपलब्ध नहीं रहेंगे तो 10वीं पास को भी मौका दिया जाएगा। और नशीली टैबलेट के साथ एक अज्ञात आरोपी को राजधानी रायपुर में गिरफ्तार किया गया है। मोदहापारा पुलिस ने ग्यास मोहम्मद नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 624 नग ट्रामाडोल टैबलेट जब्त की गई। दिल्ली दरबार में छत्तीसगढ़ कांग्रेस का सत्ता संघर्ष जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने बारी बारी से कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जहां रायपुर लौट आए हैं तो वहीं TS सिंहदेव अभी भी दिल्ली में डटे हुए हैं। प्रदेश के मुंगेली के सरकारी स्कूल अब स्तरहीन होते जा रहे हैं। पढ़ाने वाले गुरुजी ही शिक्षा के सिस्टम में पलीता लगा रहे हैं। मुंगेली के लोरमी ब्लॉक में एक मास्टर जी का ये हाल है कि वो शराब पीकर स्कूल जाते हैं। उनका भौकाल ऐसा कि दोपहर 3 बजे स्कूल पहुंचते हैं, हाजिरी लगाते हैं और वापस चले जाते हैं। सरपंच निरीक्षण के लिए पहुंचे तो उनके सामने ही उन्हें भी धमकी दे डाली कि किसी ने माई का दूध पिया हो तो वहां से उनका ट्रांसफर करवा कर दिखाए। फिलहाल मामले की शिकायत शिक्षा विभाग से की गई है। प्रदेश की राजधानी रायपुर में दुर्ग जिले के कारोबारी को बंधक बनाने का मामला सामने आया है। बताया गया है कि कारोबारी राजवीर नारायणा को आरोपियों ने उसकी कंपनी में डीलरशिप लेने की बात कहकर अपनी दुकान में बुलाया था। फिर दुकान के अंदर ही बंद कर उससे मोबाइल अंगूठी छीन ली। इतना ही नहीं, आरोपियों ने बिजनेस के लिए जमा सिक्योरिटी मनी के 50,000 रुपए भी कारोबारी से डरा धमका कर वापस ले लिए। राजवीर ने आरोपियों पर उसे 2.5 घंटे से ज्यादा देर तक बंधक बनाने का आरोप लगाया है। सिविल लाइन पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित सिम्स में कर्मचारियों की हड़ताल का असर अब दिखना शुरू हो गया है। इसके चलते मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टेस्ट से लेकर भर्ती तक करने में मरीजों को दिक्कत आ रही है। अकेले बुधवार को ही 120 से ज्यादा मरीजों को भर्ती करने से मना कर दिया गया, जिसके चलते मरीज भटकते नजर आए। वहीं हड़ताली कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उन्होंने अरपा नदी में उतरकर जल सत्याग्रह किया और प्रबंधन के खिलाफ नारे भी लगाए। वेतन वृद्धि और रेगुलर किए जाने की मांग को लेकर सिम्स के करीब 400 कर्मचारी बीते 23 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में फेसबुक पर दोस्ती होने के बाद शादी का वादा करके दुष्कर्म करने का एक मामला सामने आया है। पीड़िता ने पूरे मामले की शिकायत जामुल थाने में की थी। पुलिस ने मामले की जांच करने के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। युवक पीड़िता के साथ 1 महीने तक लिव इन रिलेशनशिप में भी रहा था। बाद में उसने शादी करने से इनकार कर दिया। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमती दिखाई दे रही है। पिछले 14 दिनों में यहां रोज मिल रहे मरीजों का आंकड़ा 100 से भी नीचे बना हुआ है। प्रदेश में अब कुल मरीजों की संख्या घटकर 653 रह गई है। प्रशासन इसे बड़ी राहत मान रहा है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में मंगलवार देर रात ट्रक की टक्कर से बाइक सवार पिता पुत्र की मौत हो गई। हादसे में बहू गंभीर रूप से घायल है। उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये तीनों पैतृक जमीन के बंटवारे के लिए गांव गए हुए थे। वहां से एक ही बाइक पर सवार होकर रायपुर लौट रहे थे। हादसा पलारी थाना क्षेत्र के खरतोरा नाका के पास हुआ। बस्तर जिले के नक्सल प्रभावित इलाके में स्थित मारडूम थाने में शहनाई बजी। यहां पुलिस ने पूरे रीति रिवाज से एक प्रेमी जोड़े का विवाह करवाया। घराती और बाराती दोनों पुलिस वाले बने। परिजनों ने विवाह से इनकार किया तो प्रेमी युगल ने थाना पहुंचकर पुलिस की शरण ली, जहां पुलिस ने पहले इनके बालिग होने का प्रमाण पत्र मांगा, फिर परिजन को बुलाकर शादी के लिए राजी किया, जिसके बाद दोनों की शादी कराई। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में लोरमी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पर अपने साथियों के साथ मिलकर PWD रेस्ट हाउस में तोड़फोड़ करने का आरोप लगा है। मामले में हाउस के चौकीदार विनोद साहू ने अन्य स्टाफ के साथ मिलकर लोरमी थाने में ये रिपोर्ट दर्ज कराई। और प्रदेश के भिलाई में रक्षाबंधन के दिन में घर के सामने 18वां बर्थडे मना रहे रोहन सिंह राजपूत की गोली लगने से मौत हो गई थी। बताया गया कि हवाई फायरिंग में उसे ही गोली लग गई।
अब पुलिस इस मामले में हर एंगल से छानबीन कर रही है। घटनास्थल की जांच की जा रही है। जांच में इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि यदि लंबी बंदूक थी तो घुटने के बल उसे मोड़ते समय गोली पेट में कैसे लगी? ऐसी स्थिति में गोली जमीन पर जानी चाहिए थी। इन्हीं सारे सवालों को लेकर जवाब की तलाश में पुलिस अब जुट गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रहने वाले 3 साल 8 महीने के जुड़वा भाइयों ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है। भारतीय नगर निवासी इवान शर्मा सबसे कम उम्र में इंसानी शरीर की हड्डियों के नाम और उनकी संख्या बताने वाले बच्चे बन गए हैं। उन्होंने 1 मिनट 22 सेकंड से भी कम के समय में शरीर के किस अंग में कितनी हड्डियां हैं ये बताकर रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है। इवान ने इस प्रकार कुल 60 हड्डियों के नाम उनकी संख्या के साथ बताकर रिकॉर्ड में अपना नाम किया है। वहीं उनके जुड़वा भाई इयान शर्मा ने सबसे कम समय में शरीर के अंदर मौजूद 206 हड्डियों के नाम बताने का रिकॉर्ड अपने नाम करवाया है। उन्होंने 34 सेकंड से भी कम समय में ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। माओवाद के काले अंधेरे से ग्रामीणों को आज़ादी दिलाने के लिए सुकमा पुलिस इन दिनों पूना नरकोम अभियान चला रही है। पूना नरकोम क्षेत्रीय बोली गोंडी का शब्द है, जिसका हिंदी अनुवाद नई सुबह है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नक्सल इलाके में सुरक्षा और विकास का है। युवाओं को रोजगार देने से लेकर नक्सलवाद के खात्मे तक पुलिस अब नई रणनीति के तहत काम कर रही है। वहीं बस्तर संभाग का सुकमा एक ऐसा जिला है जहां नक्सली ग्रामीणों की आड़ में फोर्स को ज्यादा नुकसान पहुंचाते आए हैं। हालांकि अब पुलिस का दावा है कि सुकमा जिले में जल्द ही नक्सलवाद से आजादी की नई सुबह आएगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक युवक ने घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म किया है। महिला देर रात टॉयलेट जाने के लिए उठी थी। इस दौरान आंगन से युवक उसके कमरे में घुस गया और उसे खींच ले गया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची, लेकिन उससे पहले आरोपी वहां से भाग निकला। हालांकि अगले दिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामला तखतपुर थाना क्षेत्र का है। इधर सरकंडा पुलिस ने चिंगराज पार के प्रभात चौक के पास गांजा बेचते हुए मां बेटे को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी मां बेटे से 3 किलो गांजा भी जब्त किया है और एनडीपीएस एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई की है। वहीं आरोपी पिता फरार है। सरकंडा थाना प्रभारी परिवेश तिवारी ने बताया कि पुलिस कार्रवाई की सूचना पर आरोपी राजू ठाकुर अपने घर से फरार हो गया था। पुलिस की टीम उसकी तलाश कर रही थी। आरोपी राजू ही घर में गांजा लेकर मां बेटे को बेचने के लिए देता था और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विभाग के द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप डाउनलोड करके डेली रिपोर्ट अपलोड किए जाने के दबाव पर महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा कि यह केंद्र सरकार की योजना है और हमारे यहाँ कुछ लोगों को मोबाइल अब तक नहीं दिया गया है। साथ ही लोगों द्वारा न्यायालय में शिकायत की गई थी, जिसे लेकर यह योजना अभी भी शिथिल है। अपनी एक सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर के स्वास्थ्य कर्मियों का 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन रायपुर के बूढ़ा तालाब में जारी है। 24 अगस्त से 28 अगस्त तक चलने वाले इस आंदोलन में प्रदेश के समस्त अस्थायी कोविड कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। सभी कर्मचारियों की मांग है कि कोरोना काल के दौरान अस्थायी रूप से भर्ती स्वास्थ्य कर्मियों को कार्य पर निरंतर जारी रखा जाए एवं जिनकी सेवा समाप्त कर दी गई है उन्हें पुनः कार्य पर रखा जाए। जांजगीर चांपा जिले के शक्ति नगर में खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कृषि विभाग के उप संचालक ने कड़ी कार्रवाई की है, जिसमें मेसर्स ज्ञानी रामचंदगी राम की 4 दुकानों समेत खाद के गोदामों को सील कर विक्रय लाइसेंस भी निलंबित कर दिया गया है। उप संचालक की इस कार्रवाई से खाद विक्रेताओं में हड़कंप मच गया है। राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण छत्तीसगढ़ व SCERT के SCL प्रकोष्ठ द्वारा 3 दिवसीय आवासीय कार्यशाला की शुरुआत राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद शंकर नगर रायपुर में की गई। इस कार्यशाला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप प्रौढ़ शिक्षार्थियों को प्रवेशिका निर्माण की जानकारी दी जाएगी। इस कार्यशाला में अलग अलग संभाग के ऐसे लोगों को शामिल किया गया है जो पढ़ने लिखने में ज्यादा रुचि रखते हैं। तो आइए अब खबरें विस्तार से। बीते दिनों दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के साथ हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल शाम राजधानी रायपुर वापस लौटे। भूपेश बघेल के स्वागत में
एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान मंत्री अमरजीत भगत और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी वहां मौजूद रहे। वहीं एयरपोर्ट के बाहर कार्यकर्ताओं ने जमकर भूपेश बघेल के पक्ष में नारेबाजी की। छत्तीसगढ़ अड़ा हुआ है, दाऊ के साथ खड़ा हुआ है कि नारों से करीब आधे घंटे तक एयरपोर्ट का परिसर गूंजता रहा। वहीं भूपेश बघेल के एयरपोर्ट पहुंचते ही 10 से अधिक विधायकों और 2 मंत्रियों ने उनका स्वागत किया, तो कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री बघेल के इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि किसान का बेटा सीएम है, यहाँ किसानों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, छत्तीसगढ़ के लोगों की सरकार है। 2.5 साल वाले मुद्दे पर सीएम भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा कि ये जो 2.5 साल का राग लोग अलाप रहे हैं वो राजनीतिक अस्थिरता लाने का प्रयास कर रहे हैं। सोनिया जी और राहुल जी का आशीर्वाद जब तक मेरे साथ है तब तक मैं मुख्यमंत्री रहूंगा। वो जिस दिन भी कहेंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सूबे की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा लगातार की जा रही टिप्पणी पर भी कटाक्ष किया। कल राहुल जी से, वेणुगोपाल जी से, पुनिया जी से मुलाकात हुई। छत्तीसगढ़ के योजनाओं के बारे में, यहाँ के जो विकास है उसके बारे में, राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा की गई और उन्हें यहाँ की स्थिति से अवगत कराया गया। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे सोनिया जी और राहुल जी ने ये जिम्मेदारी दी और मैंने पहले भी कहा था उनका जब तक के आदेश है तब तक के मैं इस पद पे हूँ, जब वो कहेंगे इस पद का त्याग कर दूंगा। तो इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। ये जो 2.5 साल के राग अलाप रहे ना, वो राजनीतिक अस्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कभी सफल नहीं होंगे और इस मामले में कल पुनिया जी बहुत स्पष्ट कह चुके हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक राजधानी में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कई अनेक मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को घेरते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने शराबबंदी को लेकर जो समिति बनाई है, उस समिति की शराबबंदी को लेकर 2.5 साल में सिर्फ 2 बैठकें हुई हैं। इससे ये स्पष्ट है कि सरकार की मंशा शराबबंदी को लेकर आखिर क्या है। शराबबंदी को लेकर के अभी राजनीतिक समिति जो बनाई गई है उसकी बैठक हुई। उस बैठक में सारी चर्चा हुई है, सारी बातें हुई है, केवल शराबबंदी के विषय में बात नहीं हुई है जिसके लिए समिति बनाई गई है। 2.5 साल के कार्यकाल निकल गए, ये दूसरी बैठक थी। समिति बनाने के बाद में 2 साल में 2 बैठक। इससे शराबबंदी को लेकर के सरकार की गंभीरता नजर आ रही है कि शराबबंदी को लेकर के सरकार कितने गंभीर है। वास्तविक में जिस प्रकार से ये केवल बहाना लगातार खोज रही है, जन जागरण करना है, ये आपको कौन रोका है? 2.5 साल तक आप क्या करते रहे? और मुख्य इसका आशय है किसी भी प्रकार से कैसे भी करके कि शराब इनके चालू रहे और इनकी कमाई का जो जरिया है वो बंद ना हो, ये इसका मुख्य कारण है। और ये इसकी सरकार की नियत ठीक नहीं है, वादा खिलाफी जनता से कर रही है। जशपुर जिले में स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ी महिला स्व सहायता समूह की सदस्यों ने जैविक और अजैविक कचरे को आय का साधन बनाने के बाद अब कांच की टूटी फूटी बोतलें और कांच के जोखिम वाले कचरे का भी बेहतर उपयोग करके पंचायतों को भारी भरकम खर्च से छुटकारा दिला रही है। स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ी इन महिलाओं द्वारा लगभग 100 कस्बों में डोर टू डोर कचरा एकत्रित किया जा रहा है। इन महिलाओं द्वारा गांव और कस्बों को स्वच्छ रखकर पेड़ों की छांव तले बैठने के लिए चबूतरे भी बनाए जा रहे हैं। स्वच्छता दीदी लोग गांव-गांव जाके कचरा इकट्ठा करते हैं और उसमें से प्लास्टिक बाटल और कांच बाटल मिलता है, उसमें चबूतरा निर्माण किए हैं और गांव के लोग आकर उसमें बैठते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 2 से 4 लाख रुपए की लागत से बनने वाले चबूतरे के निर्माण के काम में कांच की टूटी फूटी बोतलों के बेहतर ढंग से उपयोग कर बेहद मामूली लागत से काफी आकर्षक चबूतरे तैयार हो रहे हैं। जिला पंचायत अधिकारी KS मंडावी का कहना है
कि जोखिम भरे कचरे का चबूतरे के निर्माण में बेहतर उपयोग कर पूरे जिले की ग्राम पंचायतों में इसका लाभ लिया जाएगा। इधर कलेक्टर महादेव कावरे ने भी स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ी स्व सहायता समूह की महिलाओं की सूझबूझ की सराहना की है। जसपुर जिला में 217 SLNWN निर्माणाधीन है, जिसमें का 88 पूर्ण हो चुका है, बाकी सतत जारी है। इसमें हमारे स्व सहायता समूह के बहनें लोग लगी हैं, उनके द्वारा कचरा का कलेक्शन करके उसको सॉर्टिंग करते हैं और उसको आजीविका के संसाधन के रूप में भी उसको काम कर रहे हैं। एक प्लास्टिक यूनिट का भी काम प्रक्रियाधीन है। मैं बताना चाहूँगा कि कचरा को संसाधन के रूप में बनाने के लिए और महिलाओं को आजीविका से जोड़ने के लिए कचरा प्रबंधन का कार्य जिले में बहुत अच्छी तरीके से किया जा रहा है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सच एक सोच है, सच एक विचार है, हर गलत के विरुद्ध सच एक हथियार है। उसी सच को घर घर तक पहुंचाएंगे। हम हर झूठ को आईना दिखाएंगे। हम पहुंचाएंगे आप तक सच्ची खबर, ताकि हो सके हर मुद्दे पर VIP न्यूज सच का आईना सभी OTT प्लेटफॉर्म्स और एयरटेल के चैनल नंबर 348 पर। VIP न्यूज सच का आईना। खबरों की समझ रखने वाले अनुभवी चेहरे और जोश से भरे युवाओं की हमारी टीम बनेगी आपकी आवाज। देश के दिल की बात साझा करेंगे देश की जनता के साथ। बात राजनीति की, कला और संस्कृति की, धर्म और आध्यात्म की, सिनेमा और संगीत की, परंपरा की, पर्यावरण की, उद्योग की, व्यापार की, कृषि और विज्ञान की, देश की, दुनिया की VIP न्यूज। हमारा लक्ष्य है खबरें जो जागरूक कर सके जनगण के मन को, खबरें जो बेबाक हो, खबरें जो निष्पक्ष हो, खबरें जिनमें सत्य की अनुगूंज हो, खबरें जिनमें बदलाव का राग हो। आइए खबरों से आवाम को जगाते हैं, झूठ को सच का आईना दिखाते हैं। देश और दुनिया की खबरों के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए अब देखते हैं सुभाष की बात की बात में याद आ जाती है कोई ना कोई बात। सुनिए सुभाष की बात। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ये एक नया शब्द इन दिनों चलन में है। दरअसल पहले जब कोई सरकारी संपत्ति बिकती थी या प्राइवेट सेक्टर में जाती थी तो उसको निजीकरण हम कहते थे। अब इसका एक नया नाम आया है, उसको मौद्रीकरण नाम देकर सरकार ने विभिन्न क्षेत्र की जो सरकारी क्षेत्र की संपत्तियां हैं उनको निजी हाथों में सौंपने जा रही, जिसमें कहा जा रहा है कि 6 लाख करोड़ रुपए इससे जुटेंगे। सरकार का यह कदम कोई अप्रत्याशित नहीं है। जो भाजपा की रीति नीति को जानते हैं वो जानते हैं कि चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार रही हो, निजीकरण को लेकर उन्होंने अतिरिक्त रूप से उत्साह दिखाया है। वाजपेयी जी के कार्यकाल में बाकायदा विनिवेश को लेकर एक पृथक मंत्रालय तक खोला गया था। आर्थिक उदारीकरण के राजनीतिक विचार को राष्ट्रीय उत्थान के सामाजिक दर्शन के रूप में प्रचारित किए जाने के साथ ही निजीकरण को रामबाण नुस्खे की तरह मान लिया गया और भाजपा सरकार ने जिस तेजी और बेझिझक होकर इसे अपनाया और जिस तरह का दुस्साहस दिखाया, तो ये तय था कि जो सरकारी संपत्तियां हैं वो बिकेंगी। सवाल ये था कि ये बात बार बार कह रहे थे कि कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में कुछ नहीं किया। तो यदि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो ये 70 साल में जो प्रॉपर्टी बनी है वो कैसे बिक रही है और इस प्रॉपर्टी के बेचने से इतनी सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी। दरअसल अगर जब कोई चीज़ निजीकरण होगा तो उससे निश्चित रूप से राष्ट्रीय क्षति होगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो भी काम करेगा वो मुनाफे के लिए करेगा और इसका भार निश्चित रूप से आम जनता पे आएगा। चाहे आज ये कह रहे हूँ कि हम 4 साल के लिए किराए पर दे रहे हैं, पर कोई चीज़ 4 साल के लिए किराए पे नहीं दी जाती। हमने अपने छत्तीसगढ़ में देखा है कि बाल्को जो था वो इसी तरह से दिया गया था और आज उसमें जो प्राइवेट सेक्टर है उसका कब्जा है। कहने को सरकार भी उसमें है, पर ये एक नमूना था जो 2001 में हुआ था। अब रेलवे की बात चल रही है
कि रेलवे को निजी हाथों में दिया जा रहा है। इसमें रायपुर का जो रेलवे स्टेशन है और रायपुर का एयरपोर्ट भी ये निजी हाथों में जाने वाला है। तो जब ये चीज़ें निजी हाथों में जाएंगी तो निश्चित रूप से, जैसे हमने कोरोना काल में देखा कि चाहे निजी स्कूल हों, चाहे निजी अस्पताल हों, ये सारे मुनाफा कमाने में लगे हुए थे और अंततः जो गरीब आदमी था उसके पास एकमात्र चारा था कि वो सरकारी व्यवस्था में जाए। अब चूंकि सरकारी व्यवस्था यहाँ से हट रही है और कहा जा रहा है कि जो उपक्रम उन्हें बाद में सरकार वापस ले लेगी। सरकार के हाथ से जो चीज़ एक बार जाएगी क्या वो लौट के आएगी? पर अभी जो कुछ वित्त मंत्री सीतारमण ने जो बयान दिया है उससे तो ये लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अब निजी हाथों में जाने वाला है। तो सवाल ये है कि ये जो निजी हाथों में जा रहा है और जिसको कहा जा रहा है कि हम संसाधन भी जुटाएंगे और उसको लाभ में बनाएंगे, तो ये सब लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि निजी व्यक्ति यदि कोई चीज़ को, जो सरकारी व्यवस्था है, वैसे तो जो उपक्रम इनको दिए जा रहे हैं वो पहले से ही लाभ में है। अगर हम रायपुर स्टेशन की बात करें तो लाभ में है, हम अगर एयरपोर्ट की बात करें तो लाभ में है। वो सारे उपक्रम जो लाभ में हैं, अगर उसकी परिसंपत्तियाँ निजी हाथों में जाएगी और निजी व्यक्ति यदि उसमें पूंजी निवेश करेंगे तो वो केवल पूंजी निवेश करने के लिए पूंजी निवेश नहीं करेंगे, वो अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर पूंजी निवेश करेंगे। सरकार जिन रोड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट को लीज पर देगी और बोलती है कि हमारे पास उसका मालिकाना हक हमारे पास रहेगा, तो यहाँ सवाल ये उठता है कि लीज आखिर कितनी अवधि के लिए जाएगी? क्या 50 साल के लिए रेलवे स्टेशन की ज़मीन दी जाएगी या 100 साल के लिए निजी हाथों में सौंपी जाएगी? क्या दीर्घ अवधि की यह लीज संपत्ति बेचे जाने से कम है? 400 रेलवे स्टेशन, 900 पैसेंजर, 90 पैसेंजर ट्रेन, 1400 किलोमीटर की ट्रैक लीज पर दिया जाना है। इसके साथ ही पहाड़ी इलाकों के रेलवे संचालन का भी काम प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है। देश भर के जो रेलवे के 265 गुड्स सेट्स हैं, 673 किलोमीटर की DFC जो है वो भी निजी क्षेत्रों में दी जाएगी। चुनिंदा रेलवे कॉलोनियाँ, रेलवे के 15 रेल स्टेडियम, खेल के बहुत सारे स्टेडियम, जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन मिशन है, ये बहुत सारे सेक्टर को कवर करेगा, जिसमें रोड, रेलवे, एयरपोर्ट से लेकर पावर ट्रांसमिशन लाइन, गैस पाइपलाइन, बहुत कुछ शामिल है। सवाल ये है कि ये सारी जो पैसे इससे आएंगे, इसका उपयोग कहा जा रहा है कि अधोसंरचना निर्माण में किया जाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भरोसा दिलाया था कि रेलवे को कभी भी निजीकरण नहीं किया जाएगा। इसी तरह का भरोसा वाराणसी, बनारस, जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री चुन के आते हैं, उन्होंने भी कहा था कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा और इसमें विदेशी और निजी पूंजी का इस्तेमाल भी जो है नहीं होगा। अपनी बात भावनात्मक लहजे में अपने वोटरों से कहने वाले प्रधानमंत्री अब निजीकरण को लेकर बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोनेटाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन साथ साथ रहेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस समय लोगों को लग रहा है कि दरअसल नाम बदल बदल कर चीज़ों को बेचने का एक सिलसिला शुरू हुआ है। देश में 70 सालों में जो कुछ सरकारी क्षेत्र में हासिल हुआ है उसको निजी क्षेत्रों में दिया जा रहा है। अंततः जब निजी क्षेत्र में कोई चीज़ जाती है तो उसका भार उपभोक्ता पर, आम जनता पे पड़ता है। ये हमारे सबके अपने अनुभव कहते हैं। देखते हैं कि आने वाले समय में कौन कौन सी चीज़ें निजी हाथों में और जाएगी और एक आम आदमी का सड़क पे चलना, रेल पे चलना, हवाई जहाज पे चलना, अस्पताल में इलाज कराना, सब कुछ महंगा होगा और हम अपनी सारी परिसंपत्तियां भला ही मोनेटाइजेशन के नाम से कहें कि हम थोड़े समय के लिए दे रहे हैं, वो अंततः निजी हाथों में चली जाएंगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शाम 5:30 बजे फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ।